इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है डीप गैलेक्सी के अंदर एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉइड दिखाते हुए। वो एस्टेरॉइड बहुत ही अजीब तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी एंट्री होती है एक एडवांस सिविलाइजेशन की। उनकी नजर बहुत पहले से इस एस्टेरॉइड के ऊपर थी, इसीलिए अब उस एस्टेरॉइड पर जांच पड़ताल करने के लिए उन्होंने उस एस्टेरॉइड को अपने स्पेसशिप में शामिल कर लिया। उस एस्टेरॉइड के अंदर लाते ही कई सारे रिसर्चर्स उसके सामने आ जाते हैं। उसके ऊपर तो अब अलग अलग मशीन्स लगाई गई जिससे पता लगाया जा सके कि इस एस्टेरॉइड में ऐसी क्या खास बात है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन सारे रिसर्चर्स को एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। उन्होंने जब एस्टेरॉइड को बीच में से खोला तो पता चलता है कि उसके अंदर एक एग मौजूद है जो किसी एक अलग ही एलियन प्रजाति का था। ये एकदम टॉप सीक्रेट बात होती है, इसीलिए किसी को बताया नहीं जाता। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम रेन होता है, वो तो एक दूसरे प्लेनेट पर मौजूद थी और अपनी जिंदगी काट रही होती है। रेन के कोई भी पेरेंट्स नहीं थे, वो तो सिर्फ अपने भाई एडी के साथ रहती थी। लेकिन एडी यहाँ पर कोई इंसान नहीं होता, बल्कि वो तो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे कि रेन के फादर ने बनाया था उसकी मदद के लिए। रेन हमेशा एडी का ख्याल रखती क्योंकि वो बाकी सबसे जरा सा अलग है। अब यहाँ रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जिस प्लेनेट पर मौजूद थी वहाँ सन बिल्कुल भी उगता ही नहीं, सिर्फ उसकी थोड़ी सी रोशनी ही पड़ती है। रेन को चाहिए था कि वो अपनी जिंदगी में एक बार सन को पास से देखे, इसीलिए वो मेहनत कर रही थी ताकि वो इस प्लेनेट से होकर दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाए और वहाँ रिसोर्सेस अच्छे होने के कारण वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से गुजार पाएगी। इस प्लेनेट पर डॉलर्स या फिर रुपीस वाली करेंसी नहीं होती, बल्कि लोगों को काम करने के बाद जितने आवर्स मिलते थे वही उनकी करेंसी होती है। रेन को यहाँ पर पता होता है कि उसे 12,000 घंटे काम करने पर ही वो टिकट मिलेगा जिससे कि वो दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। रेन ने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार वो 12,000 घंटा कंप्लीट कर लेती है और अब वो अपने भाई एडी के साथ वो टिकट लेने के लिए काउंटर पर चली गई थी। जब रेन का नंबर आता है तो उसने दूसरे प्लेनेट पर जाने की मांग की और अपने 12,000 घंटे सौंप दिए, लेकिन काउंटर पर जो लेडी बैठी हुई होती है उसने साफ कह दिया कि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। टिकट लेने के लिए 12,000 घंटे नहीं बल्कि 30,000 घंटे देने पड़ेंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि रेन अब उस दूसरे प्लेनेट पर नहीं जा सकती। उसने तो इतनी मेहनत की थी 12,000 घंटे जमा करने के लिए, लेकिन बैड लक और ये रूल चेंज होने के कारण वो नहीं जा पाएगी। रेन तो अब अपने भाई एडी के पास आकर उसे सारी बातें बताती है और थोड़ा सा मायूस हो जाती है। अब वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे तो रेन का एक फ्रेंड जिसका नाम टाइलर होता है, वो रेन के पास आकर कुछ समझाने लगा कि हम इस टिकट के बिना भी दूसरे प्लेनेट तक पहुंच सकते हैं। रेन तो अब टाइलर के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बातें सुनने लगी थी। दरअसल टाइलर और उसके कई सारे दोस्तों ने मिलकर अंतरिक्ष के एक कोने में बहुत ही बड़ा स्पेस शटल पाया है और अनुमान लगाया जा रहा था कि उसके अंदर कई सारे स्पेस पॉड्स भी हो सकते हैं जिनकी मदद से वो जो चाहे उस प्लेनेट पर जाकर रह सकते हैं। अगर ये चीजें सक्सेसफुल हो गई तो उन्हें टिकट्स और वर्किंग आवर्स इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग स्पेस पॉड के अंदर जाने के लिए एक रोबोट का होना जरूरी है जो उन पूरी चीजों को स्कैन करेगा। इसीलिए टाइलर और उसके सभी दोस्त रेन से रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसका भाई एक ऑलमोस्ट रोबोट ही है। टाइलर और उसके दोस्त रेन को एश्योरिटी दे रहे थे कि तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा, हम इसकी पूरी गारंटी लेते हैं, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा मौका है हमें यहाँ से बाहर निकलने का। रेन भी एक समय पे सोचने पे मजबूर हो गई थी कि ये बहुत ही अच्छा वे है, इसीलिए उसने मन मारकर अपने भाई को लेके जाने की अनुमति दे दी। टाइलर के सभी दोस्त और रेन मिलकर अपने इस प्लान को आगे बढ़ाने लगे थे। सबसे पहले उन्हें प्लैनेट के ऑर्बिट में जाना होगा और टारगेटेड स्पेस स्टेशन के ऊपर डॉक करना होगा। ये सारी चीजें जितनी दिखती थी उतनी सिंपल होती नहीं, क्योंकि डॉक करने में जरा सी भी गलती हुई ना तो पूरी स्पेसशिप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन उनके पास एक एडवांटेज होता है, एडी नाम का वो रोबोट जिसने की सारी टेक्निकलिटी अपने हाथों में ले ली थी और बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक करा दिया था। अब यहाँ स्पेसशिप कनेक्ट होने के बाद वो अपने मेन स्पेसशिप में से निकलकर उस दूसरे वाले में जाने लगे। टाइलर, एडी और उसका एक साथी सबसे पहले उस दूसरी स्पेसशिप में जाता है और रेन के साथ बाकी 3 लड़कियां अपने पुराने वाले स्पेसशिप में ही रुके थे। एडी, टाइलर और उसका साथी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे उन एस्केपिंग पॉड को ढूंढने के लिए जिनकी मदद से वो अपना सफर तय करेंगे। लेकिन वो सभी जैसे ही ट्रेवल करते हुए एक चैम्बर में आते हैं तो उस चैम्बर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका हुआ क्योंकि हर एक फ्लोर बहुत बुरी तरीके से डैमेज था।
उन्हें तो वहाँ पर कई सारे ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बॉडी भी दिखाई दी। एक रोबोट की तो पूरी बॉडी बीच में से कट गई थी। लेकिन इन चीजों के ऊपर ध्यान देने का उनके पास समय नहीं था, क्योंकि रेस्क्यू टीम यहाँ कभी भी आ सकती है जांच पड़ताल के लिए, और उनके आने से पहले इन सभी को एस्केपिंग पॉड लेकर यहाँ से निकलना होगा। तीनों अब जल्द से जल्द फैल जाते हैं और उस एस्केपिंग पॉड की लोकेशन को ढूंढ लेते हैं। एडी की मदद से उन्होंने एस्केपिंग पॉड को भी एक्सट्रैक्ट करने का फॉर्मूला निकाल लिया था। लेकिन टाइलर थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्योंकि उन सारे एस्केपिंग पॉड के अंदर बहुत ही कम फ्यूल बचा हुआ था। अनुमान लगाने पर पता चला कि इसके अंदर जितने फ्यूल हैं तो हम 1 साल तक की ट्रेवल कर सकते हैं, पर उन्हें जिस प्लेनेट की तरफ जाना था उसके अंदर 3 साल का सफर है। इसीलिए अब टाइलर एडी और अपने दोस्त से कहने लगा कि हमें फ्यूल की तलाश करनी होगी, और वो भी जल्द से जल्द। वो तीनों अब साथ मिलकर दूसरे चैम्बर में तलाशी लेने लगी कि आखिर उन्हें फ्यूल कहाँ मिलेगा। ट्रेवल करते हुए वो सभी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाते हैं जहाँ जाने की अनुमति नहीं थी, पर वो सभी इस पर ध्यान नहीं देते और अंदर की तरफ जाते हैं। इस जगह पर उनकी एक सीक्रेट लैबोरेटरी होती है, जिनके अंदर उन्हीं एलियंस के एग को रखा गया था जो इंसान के ऊपर कब्जा करके उसे एलियन में कन्वर्ट कर देते थे। इस पूरे एग को एक मास्क की तरह बनाया जाता है जो इंसानों के फेस के ऊपर चिपक जाते थे और धीरे धीरे उन्हें एलियन में कन्वर्ट करने लगते थे। टाइलर, एडी और उसके इकलौते दोस्त को जब ये पता चला तो वो एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने सिर्फ कहानियों में ही सुने थे। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदाजा होता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, पर अफसोस अब काफी देर हो चुकी थी। वो दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वहाँ से बाहर निकलने के कोड्स किसी को भी नहीं पता। एडी भी इस टेक्निकलिटी में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सिस्टम थोड़े से आउटडेटेड थे, और इस पूरे स्पेसशिप का जो लॉक सिस्टम होता है उसके बारे में भी एडी को नहीं पता था। अचानक अब उस पूरे चैम्बर के टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा। वो लोग अगर जल्द से जल्द वहां से नहीं निकले तो गर्मी के कारण मारे जाएंगे। ये सारी बातें टाइलर ने रेन और बाकी सारे मेंबर्स को बता दी थी। रेन और उसके साथ मौजूद 2 लड़कियां भी डिसाइड करती हैं कि वो अपने दोस्तों को इस तरीके से मरने नहीं दे सकती, इसीलिए अपने स्पेसशिप को ऑटो पायलट मोड पर डालकर वो भी दूसरे वाले स्पेसशिप में चली गई थी। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद उन्हें भी वही चैम्बर मिला जहाँ काफी ज्यादा डैमेज पड़ा हुआ था। रेन को यहाँ असली चीज पता चल गई थी कि एडी को शायद वो लॉक खोलने के लिए आ नहीं रहा है। इसीलिए जब रेन ने वहाँ पर एक टूटे फूटे रोबोट को देखा तो वो उसके बॉडी पार्ट्स अलग करने लगी, क्योंकि रेन को लगता था कि ये रोबोट्स इस पूरे लॉक सिस्टम को खोलने की एबिलिटी रखते हैं। अगर इनकी मेमोरी निकाल कर हम एडी के मेमोरी में डाल दे तो शायद हो सकता है कि एडी भी उस पूरी टेक्निकलिटी के बारे में जान जाए। रेन ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताती है और वो उस टूटे फूटे रोबोट के अंदर से मेमोरी निकालने में कामयाब हो गई थी। अब सिर्फ उन्हें एडी के पास पहुंचना होगा और उसके सिस्टम में ये मेमोरी इंसर्ट करनी होगी, जहाँ पर एडी, टाइलर और उसका एक दोस्त कैद होकर बैठे हुए हैं। रेन अब जल्द से जल्द उस चैम्बर में पहुंच जाती है और एडी को वो छोटा सा मेमोरी देती है जो वो अपने बॉडी के अंदर डाल दे। एडी ने अब जल्द से जल्द अपने मेमोरी कार्ड को बाहर निकाला और उस अपडेटेड मेमोरी को इंसर्ट कर दिया, जिससे कि अब न्यू डेटा फेचिंग के लिए उसका पूरा सिस्टम रीबूट होने लगा था। थोड़ी देर तक इसी तरीके से स्टक रहने के कारण अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा होता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर मौजूद एलियन के एग्स अपने आप ही टूटने लगे। उन्हें यहाँ पर इसीलिए रखा गया था ताकि कम टेम्परेचर में वो एकदम सही सलामत रहे, पर अब टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनका एग टूट गया और वो सभी बाहर आकर उनके ऊपर हमला करने लगे। ये सारे एलियन के एग्स बहुत ही अजीब होते हैं जो इंसानों के मुंह पर चिपकते थे, लेकिन उसी वक्त एडी रिबूट हो चुका था। उसके अंदर न्यू कोड्स आ जाते हैं और उसने तुरंत ही उसकी मदद से डोर को ओपन कर दिया था। टाइलर और उसका साथी एलियंस को मारते हुए बाहर की तरफ आ तो गए थे और उस दरवाजे को भी बंद कर दिया था, लेकिन एक हाइब्रिड एलियन बाहर आने में कामयाब हो जाता है, जिसने कि टाइलर के एक दोस्त के मुंह के ऊपर पकड़ लिया था। वो तो बहुत ही बुरी तरीके से उसे जकड़ लेता है। टाइलर और एडी अपने उस मेंबर को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एलियन उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। तब जाकर रेन को आइडिया आता है और उसने एक फ्रीजर को लेकर एलियन के चारों तरफ घुमाना स्टार्ट किया, जिससे कि उस लेडी के ऊपर चिपका हुआ एलियन कमजोर हो जाता है और थोड़ी देर में उसके बॉडी से हट जाता है। वो एलियन वहां से भाग तो गया था, लेकिन उसने लेडी के मुंह के अंदर कुछ इंजेक्ट किया होता है। वो अब क्या चीज थी ये हमें थोड़े समय के अंदर पता चल जाएगा।
वो सभी उस घायल पड़ी हुई लेडी को संभालते हैं। लेकिन अब एडी, जो कि एक अनऑथराइज मेंबर होता है, उसके लॉगिन करने के कारण वो स्पेसशिप के कई सारे डोर्स बंद हो गए थे, जिस वजह से वो सारे लोग 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम में थे रीन, टाइलर और एडी, और बाकी लोग दूसरी टीम में थे। पर रेस्क्यू टीम के आने से पहले उन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, वो भी एस्केपिंग पॉड लेकर। तो यहाँ पर रीन बोलने लगी कि हमें बाकी दोस्तों को ढूंढना ही होगा। अब रीन को पता चलता है कि एडी के अंदर वो चिप इंक्लूड करने के कारण वो पहले से एडवांस हो चुका है, क्योंकि ये मेमोरी चिप एडवांस रोबोट्स की थी और वो सारी एबिलिटी अब एडी के अंदर ट्रांसफर हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसके ऊपर उस खतरनाक एलियन ने हमला किया था और उसके बॉडी में कुछ तो छोड़ा होता है। अचानक उस लेडी को अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस होने लगे और ऐसा लग रहा था कि उसके पेट के अंदर कुछ तो हलचल हो रही है। कुछ समय बाद तो उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अब एक एक्सरे मशीन लेकर अपने बॉडी को स्कैन करने लगी। उसके साथ मौजूद एक दूसरी लेडी जिसका नाम स्टेला होता है, वो उसके चेकअप करने लगी कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर उस लेडी को पता चला कि उसके बॉडी के अंदर एक एलियन है जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। स्टेला तो उस लेडी को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब वो खतरनाक एलियन जो उसकी बॉडी में पनप रहा था, वो पूरे बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। स्टेला के सामने उस लेडी की मृत्यु हो गई थी और वो खतरनाक एलियन जो जल्द से जल्द हाइब्रिड बनता जा रहा था, वो एकदम खुला घूमता है उस पूरे चैम्बर के अंदर। वहीं अब ये सारी बातें स्टेला ने रेन, एडी और टाइलर को भी बता दी होती हैं। रेन तो समझ गई थी कि शायद वो एलियन अब उसकी बॉडी से इवॉल्व होकर जिंदा हो चुका है, उससे स्टेला की भी जान को खतरा हो सकता था, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचकर उसकी मदद करनी होगी। सबसे चौंकाने वाली बात ये हो जाती है कि उस जगह का एक चैम्बर पूरा ब्लास्ट हो चुका था, जिससे कि स्टेला तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। रेन, एडी और टाइलर को स्टेला के पास उस रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा जिस चैम्बर के अंदर उन सारे एलियंस के अंडों को रखा गया था। ये एकदम जान लेने वाला काम है, क्योंकि वहां से बाहर निकलना, क्योंकि वो एक ही एलियन से नहीं लड़ पा रहे थे, तो इतने सारे एलियन की आर्मी से कैसे लड़ेंगे। लेकिन अब उन्हें कुछ तो करना ही होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो इस तरीके से बैठ नहीं सकते। तभी रेन बताती है कि ये सारे एलियंस की आंखें नहीं हैं, जरूर ये थर्मल एनर्जी का यूज करते होंगे। अपने शिकार की बॉडी हीट को सेंस करके ये उसके ऊपर हमला करते हैं। तो रेन ने बताया कि अगर हम उस चैम्बर का टेम्परेचर अपने ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से मैच कर दे तो शायद हो सकता है कि वो एलियंस हमें ना पहचान पाए। हमें सिर्फ बचकर बिना आवाज किए वहां से निकलना होगा। रेन की ये बात एडी और टाइलर को अच्छी लगती है, इसीलिए उन्होंने वहां का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल कर दिया, अपनी बॉडी से मिलता जुलता, और धीरे धीरे दरवाजा ओपन करके अंदर जाने लगे। चारों तरफ अंडे फूटने के कारण वो एलियंस बाहर निकल चुके होते हैं, जो कि अब सच में उन्हें सेंस नहीं कर पाते। यानी रेन का ये प्लान बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। वहीं अब दूसरे चैम्बर के अंदर हम स्टेला को देखते हैं। स्टेला बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अभी भी उसके साथ वो एलियन होता है जो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। अब ये बात स्टेला को नहीं पता कि मूवमेंट और आवाज करने से वो एलियन उन्हें पहचानते हैं। वो एलियन ठीक उसके सामने खड़ा था, जो पहले से काफी इवॉल्व हो चुका होता है। पर स्टेला जैसे ही आवाज करने जाती तो पीछे से उसका भाई बेन आ जाता है, जिसने कि उसका मुंह बंद कर लिया था और एकदम शांत रहने के लिए कहता है। बेन जानता था कि वो बड़ा सा एलियन वहां छुपकर उनका इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो मौका देखकर पहले ही एलियन को मारने चला गया। उसने कई सारे नुकीले औजार उसके बॉडी में घुसा दिए और ऐसा लगा कि वो मर चुका है। लेकिन ये एलियन की एक चाल थी। वो पहले बेन के सामने मरने का नाटक कर रहा था, और बेन का ध्यान जैसे ही हटता है तो उस एलियन ने अपने बॉडी में से बहुत ही जानलेवा एसिड उसके मुंह पर फेंक दिया था। ये एसिड पड़ते ही बेन की पूरी बॉडी जलने लग जाती है। बेन तो अपनी बहन स्टेला के सामने ही मारा गया था। वो एलियन तो समय के साथ साथ और भी हाइब्रिड होता जाता है। स्टेला अपने भाई की मौत देखकर इतना चिल्लाने लगी कि वो डोर के पास जाकर काफी पटकने लगती है। अब इन्हीं आवाजों को सुनकर एलियन को उसके प्रेजेंस का अंदाजा हो गया था। उस एलियन का साइज शुरुआत में तो एकदम छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वो लोगों को मारता गया उसका साइज और ताकत दोनों ही बढ़ते चले गए। वो बाहर निकलकर सीधा स्टेला के पास बढ़ने लगा, उसे भी मारने के लिए। और उसी डोर के दूसरी तरफ रेन और बाकी सभी मौजूद थे।
टाइलर भी पूरा सुन पा रहा था स्टेला की चिल्लाने की आवाजें, और इन्हीं सारी चीजों के बीच टाइलर से थोड़ी गलती हो जाती है और उसके मुंह से आवाज निकल गई थी, जिसकी वजह से अब जो एलियंस उनके बारे में नहीं जानते थे वो अब उनके ऊपर लगातार हमला करने लगे। लेकिन एडी जल्द से जल्द सामने मौजूद डोर ओपन कर देता है और वहां से उन दोनों को पकड़कर सीधा बाहर निकल जाता है। अभी भी वो सब स्टेला के पास पहुंचे नहीं थे, जो मदद के लिए चिल्लाते ही जा रही थी, क्योंकि उसके पीछे वो हाइब्रिड एलियन जो पड़ा था। थोड़ी देर बाद रीन, एडी और टाइलर लगातार चलते हुए जब उस चैम्बर के पास आते हैं जहां स्टेला मौजूद थी, लेकिन वो दरवाजा बंद होने के कारण रीन एडी से कहती है कि इसे जल्द से जल्द खोलो, हमें स्टेला को बचाना ही होगा, नहीं तो वो एलियन उसे मार देगा। लेकिन पता नहीं क्यों एडी उस दरवाजे को ओपन ही नहीं करता। यहाँ पर रिवील हुआ कि एडी के अंदर जो मेमोरी इंसर्ट की गई थी वो तो स्पेसशिप के रोबोट की होती है। उन रोबोट्स के अंदर सिंपल प्रोग्रामिंग की गई थी कि इंसानों की जान इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इस स्पेसशिप और इसके सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। और वही चीजें एडी भी कर रहा था। अगर उसने ये दरवाजा खोल दिया तो वो खतरनाक एलियन इस जगह पर भी आकर तबाही मचाएगा, जो कि उसका सिस्टम करने नहीं देने वाला था। इसीलिए रेन की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी एडी उसे ओपन नहीं करता। एडी और टाइलर के सामने उनके फ्रेंड स्टेला को उस एलियन ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। वो तो उसके बॉडी के बहुत ज्यादा टुकड़े कर देता है, जो देखने में काफी खौफनाक था। रेन तो अब एडी से गुस्सा होकर उसे बहुत मारती है और ये बोलती है कि तुम पहले जैसे नहीं रह गए। इस बात से एडी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका होता है। अब यहाँ थोड़ी देर बाद एडी को कुछ सिग्नल्स डिटेक्ट होने लगे थे, जिसके पीछे पीछे रेन भी चली गई। टाइलर बाहर रहकर उनकी रखवाली कर रहा था ताकि वो एलियन वापस ना आ जाए। एडी तो अब रेन को एक ऐसे चैम्बर में लेकर आ जाता है जहाँ पर इसके प्रीवियस वाले एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट यहाँ एक्सपेरिमेंट किया करते। उस लेबोरेटरी के अंदर तो काफी एडवांस मशीन्स होती हैं। एडी के मेमोरी में सारे डेटा फीड किए गए थे, इसीलिए उसे पता था कि यहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनका क्या रीजन है। एडी रेन को एक लिक्विड के बारे में बताने लगा जो मैजिकल लिक्विड है, यानी इसे इंसान की किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इवन अगर कोई इंसान या लिविंग थिंग्स मरने वाले हैं तो इस लिक्विड से वो जिंदा हो सकते थे। उस जगह पर काफी सारे मॉनिटर होते हैं और इसी लिक्विड का अलग अलग लिविंग बींग्स पर यूज किया जा रहा था। एडी और रेन ने साफ देखा कि एक मरे हुए चूहे के ऊपर इस लिक्विड को इंजेक्ट किया गया। थोड़े समय के अंदर वो चूहा एकदम तरोताजा हो जाता है, यानी उसके अंदर एक अलग ही जान आ चुकी थी। ये लिक्विड बहुत ही ज्यादा काम का हो सकता था। उस पूरे लेबोरेटरी में काफी एडवांस वेपन्स भी होते हैं, जिसे कि रेन और एडी ने अपने साथ ले लिया था। कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस थे जिससे उन सारे मास्क वाले एलियन को मारा जा सकता था, तो कुछ सॉल्यूशंस रेन अपने साथ भी ले लेती है और वो दोनों अब निकल पड़े थे टाइलर के पास। पर यहाँ हमें मॉनिटर के ऊपर उसी माउस के एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो लिक्विड डालकर उसे जिंदा किया गया था। पर थोड़ी ही देर बाद उसके बॉडी से कुछ अजीब सा बाहर निकलता है और उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देता है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट एकदम से फेल हो चुका था। लेकिन इस बात का पता रेन को नहीं चलता। उन तीनों के पास अब वेपन्स थे जिससे कि वो सामने आने वाले एलियन से फाइट कर सकते हैं। लगातार चलते हुए वो एक अनजान से चैम्बर के अंदर पहुंच गए थे। यहाँ पता चला कि उस चैम्बर के चारों तरफ कई सारे एलियंस हाइबरनेशन पे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को इवॉल्व जो करना था। रेन, एडी और टाइलर को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सभी के सभी मारे जाएंगे। पर तभी अचानक टाइलर को स्टेला की आवाज आती है। दरअसल लास्ट टाइम उस एलियन ने स्टेला को जान से नहीं मारा होता और उसे घायल करके यहाँ लाया होता है। इसीलिए टाइलर ने सोचा कि हम स्टेला को जाकर जरूर बचाएंगे। स्टेला के पास पहुंचते ही पता चला कि उसकी हालत बहुत खराब है। इसीलिए टाइलर ने रेन से कहा कि हमें वो लिक्विड का यूज करना चाहिए जो कि लेबोरेटरी में हमें मिला था। वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो हम इसका यूज स्टेला पर कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि वो बड़ा सा एलियन अब उनके पास आ चुका है, जो बिना देरी किए उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। टाइलर और एडी रेन को बचा रहे थे, इसीलिए वो एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं। रेन बहुत ही ज्यादा सावधानी से स्टेला को उठाकर उसे एक एलिवेटर के अंदर बंद कर देती है, क्योंकि उसके अंदर स्टेला सेफ रहेगी। रेन तुरंत निकल पड़ी थी अपने दोनों दोस्तों को बचाने के लिए, पर उसे क्या पता कि एलियन ने टाइलर को पहले ही पकड़कर मार दिया है। अब तो सिर्फ उसका भाई एडी ही बचा था। एडी एक रोबोट होता है, इसीलिए उसने इतने खतरनाक हमले को सरवाइव कर लिया। रेन एडी के पास सही समय पर पहुंचती है और वो समझ गई थी कि एडी के अंदर मौजूद उस मेमोरी की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है। इसीलिए रेन ने एडी के दिमाग से वो मेमोरी चिप निकाल ली थी।
एडी अब पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, लेकिन इतना ज्यादा शोर होने के कारण अब ऑलमोस्ट सारे एलियंस जाग चुके थे। वो तो अब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं रेन और एडी को जान से मारने के लिए। रेन के पास उसकी गन तो होती है और वो उससे लगातार शूट कर रही थी, पर इतने सारे एलियंस को वो एक साथ नहीं मार सकती। इसीलिए रेन एडी के साथ साइड में गई और उस पूरे सिस्टम का ऑटो ग्रेविटी वाला मोड बंद कर देती है, जिससे कि अब सारे एलियंस ग्रेविटी खत्म होने के कारण हवा में उड़ने लगे थे। रेन इसी मौके का फायदा उठाती है और एक एक एलियन जो उसके पास आ रहे थे सबको शूट करने लगी, पर वो प्लेटफॉर्म बहुत ही हिल रहा था, जिसकी वजह से रेन का वेपन नीचे गिर जाता है। एक एलियन तो उसकी तरफ जल्द से जल्द आने लगा और रेन को पकड़कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऊपर की तरफ से एंट्री होती है एडी की, जो अपनी बहन की प्रोटेक्शन करना चाहता था और उसने एलियन को गोली मारकर खत्म कर दिया। एडी ने तो रेन से कह दिया कि अब हमें इस स्पेसशिप से निकलना होगा। वहीं एलिवेटर के अंदर हमें स्टेला दिखाई गई, जो दर्द के कारण काफी ज्यादा तड़प रही थी। उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता, इसीलिए टाइलर द्वारा दिया गया वो लिक्विड अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। लिक्विड की वजह से स्टेला की कंडीशन एकदम ठीक होने लगी, पर इसका असली अंजाम तो किसी को नहीं पता था। एडी ने तो यहाँ टेक्निकल चीजों से कनेक्ट होकर ये बताया कि स्पेसशिप अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। इसके आधे से ज्यादा सिस्टम अब खराब हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें एस्केपिंग पॉड में बैठकर यहाँ से तो निकलना ही होगा। एडी और रेन अब जल्द से जल्द आगे बढ़ने लगी और वो स्टेला से भी मिल जाती है। स्टेला पहले से बहुत वीक लग रही थी, इसीलिए रेन ने स्टेला को एक एस्केपिंग पॉड के अंदर बिठा दिया। एडी अभी भी नजर रख रहा था उन एलियंस के ऊपर, लेकिन अब अचानक रेन को चैम्बर के अंदर से स्टेला के चिल्लाने की आवाज आने लगी। रेन जब स्टेला को ओपन करके देखती है तो पता चला कि उसके बॉडी में से एक अलग ही टाइप का एलियन बाहर निकल रहा है। ये ऑब्वियसली उस अनजाने लिक्विड की वजह से हो रहा था जो स्टेला ने अपने बॉडी में इंजेक्ट किया था। लेकिन अब एडी ने बोला कि स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय होने में 1 से भी कम मिनट का समय बाकी है। रेन ये होने नहीं देना चाहती थी क्योंकि ये एलियन बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने लगी ताकि डिस्ट्रक्शन का टाइम थोड़ा सा डिले हो जाए। वो अलग अलग चीजें करने लगी और वो इसमें कामयाब भी होती है, पर जैसे ही वो एस्केपिंग पॉड वाले चैम्बर में आई तो पता चला कि जो एलियन स्टेला के बॉडी से निकला है उसका साइज अब काफी बड़ा हो चुका था। वो बाकी एलियन से बहुत ज्यादा हाइब्रिड होता है, जिसने कि सबसे पहले स्टेला के ऊपर और फिर रेन के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। रेन इस तरीके से तो शांत नहीं बैठ सकती थी, उसने तुरंत ही एलियन को चकमा देकर स्पेस सूट जल्द से जल्द पहन लिया और अपने आप को एक वायर से कनेक्ट कर लिया होता है। एलियन जैसे ही रेन के ऊपर हमला करने आया तो उसने एक चैम्बर ओपन कर दिया, जिससे कि सारी चीजें स्पेस में खींची चली जा रही थी। उस एलियन को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था और वो दूर कहीं गैलेक्सी में चला जाता है। रेन ने तो स्पेस सूट पहना था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से वापस चैम्बर में आ जाती है। अफसोस की बात ये थी कि उस एलियन के साथ स्टेला भी स्पेस में चली गई। स्पेसशिप के अंदर तो सिर्फ रेन और एडी बचे हुए थे। रेन ने एडी को जल्द से जल्द एस्केपिंग पॉड में बिठाया और खुद भी बैठकर वहां से तुरंत निकल गई। एडी ने अच्छा काम किया था कि उसने सारा फ्यूल इन दोनों एस्केपिंग पॉड के अंदर डाल दिया, जिससे कि वो दोनों अब अपने टारगेटेड प्लैनेट की तरफ आराम से पहुंच जाएंगे। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।